कहानी भारत के संविधान की। हमारा संविधान कैसे बना, जिस संविधान के बल या दम पर आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे सरकार काम कर रही है और उसके वजह से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। अब हम जानेंगे कि उस संविधान को बनाने की शुरुआत कैसे हुई और हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब ये कहानी शुरू होती है तब जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ दिया और हमें विदेशी गुलामों से आखिरकार आज़ादी मिल गई। हालांकि इस आज़ादी से पहले ही भारत में एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी थी, जिसका काम था आज़ाद होने वाले भारत के लिए एक संविधान तैयार किया जाए। इस असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, लेकिन भारत में ही एक राजनीतिक पार्टी भी थी जो इसको या इससे जुड़ना ही नहीं चाहती थी। उस पार्टी को ना सिर्फ भारत के संविधान से दिक्कत थी, बल्कि उसे भारत से ही अलग होना था। उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने यह फैसला कर लिया था कि वो संविधान बनाने वाली असेंबली से दूर रहेंगे और भारत के टुकड़े करवाकर एक नया देश पाकिस्तान बनवाएंगे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने अपने को हिंदुस्तान यानी भारत से अलग करके अलग देश पाकिस्तान बनवा लिया और अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर भारत की संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी आ गई। हालांकि एक सच यह भी है कि इस असेंबली में बैठे लोगों को सिर्फ 11% लोगों के वोट से चुना गया था, लेकिन ये लोग इतने ज़्यादा जाने माने और बड़े बड़े नेता थे कि अगर पूरा देश वोट करता तब भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शायद यही लोग चुनकर आते। सबसे खास बात तो ये है कि ये बात आगे जाकर साबित भी हो गई, जब 1951 में हुए चुनाव में यही सारे नेता दोबारा जीतकर देश के संसद में पहुंच गए। भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई जंग में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी कुर्बान की थी। उस दौर में आज़ादी के आंदोलन को सारी बागडोर महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने संभाल रखी थी। ऐसा कहा जाता है, महात्मा गांधी अहिंसा यानी बिना लड़ाई झगड़े और हथियार उठाए प्यार और समझदारी से हर काम करने में विश्वास रखते थे। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाए गए आंदोलन को भी उन्होंने अहिंसा के तरीके से ही चलाना जारी रखा था। महात्मा गांधी के इन अहिंसावादी विचारों का गहरा असर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर भी पड़ा था। इसी वजह से हमें यह कहने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि भारत का संविधान हमारी असेंबली में बैठे लोगों ने नहीं, बल्कि आज़ादी के आंदोलन में शामिल हजारों लोगों के बलिदान से बना है और उसका अपना किरदार है। हमारे संविधान में आज़ादी की लड़ाई के सभी बड़े नायकों के विचारों का असर दिखाई देता है। यहाँ तक कि संविधान बनाने वाले लोगों ने भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के वैल्यूज़ भी संविधान में शामिल करने की कोशिश की थी। इसके पीछे यह मकसद था कि हमारे संविधान निर्माता हजारों सालों की भारत की यात्रा को नज़रअंदाज करके पूरी तरह नई शुरुआत नहीं करना चाहते थे। ऐसा देखा गया है कि कई सालों में भारत ने अलग अलग विदेशी आक्रमण सहे थे और आखिर हम उन सब से मुक्ति भी पाई थी। ऐसे में ये भी है कि अपने इतिहास को भूल जाना कहीं से भी ठीक नहीं होता। इसके साथ ही हमारे संविधान को बनाने वालों ने अंग्रेज़ों के वक्त बनाए गए कानूनों को भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसमें से जो ज़रूरत बातें थी उन्हें भी वैसे के वैसे ही अपना लिया। 13 दिसंबर 1946 को जब असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था, साथ ही इसमें जो बातें लिखी गई थी वही आगे जाकर हमारे संविधान का मुख्य आधार बनी। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भविष्य में बनने वाले भारत के संविधान का एक विज़न पेश करता था। इसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक गाइड या मार्गदर्शक का काम भी किया था,
जिसकी रोशनी में हमारा पूरा संविधान तैयार किया गया था। इस तरह ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन ने हमारी संविधान के बेसिक फिलोसॉफी का काम किया। आखिरकार 22 जनवरी 1947 को असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को एडॉप्ट कर लिया और आगे जाकर इसी का थोड़ा रूप बदलकर इससे भारत के संविधान की प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना तैयार की गई। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई सारी कमेटियां बनाई जो एक संविधान को बनाने के लिए जरूरी चीज़ों को देखभाल करने वाली थी। इन कमेटियों ने दिन रात मेहनत करके रिपोर्ट्स तैयार की, जिसकी मदद से संविधान बनाने के रास्ते में आने वाली मुसीबतों का निपटारा किया गया। इस तरह आखिरकार 1947 के अक्टूबर महीने में हमारे संविधान का पहला ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ। बताया जाता है कि पहले ड्राफ्ट को बनाने की तैयारी के लिए हमारे असेंबली के सामने दुनिया के 60 अलग अलग संविधानों में से जरूरी बातों को चुनकर रखा गया था। फिर इसे पहले ड्राफ्ट में मौजूद जरूरी बातों को सही रूप देकर संविधान बनाने की जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंप दी गई और उसके अध्यक्ष के रूप में एक ऐसा आदमी को चुना गया जो उस वक्त पूरी संविधान से जुड़ी असेंबली के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके थे और एक बेहद होनहार वकील भी थे। उनके अध्यक्ष रहते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने भारत का संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और असेंबली के सामने 21 फरवरी 1948 को पेश कर दिया। उस वक्त असेंबली में इस पर बहुत बहस हुई, फिर कई तरह की टिप्पणियां भी की गई और इसमें कई बदलाव भी किए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में मिले सभी सुझावों पर गहराई से विचार किया था। फिर एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार करके 26 अक्टूबर 1948 को असेंबली के सामने पेश कर दिया गया। इस दूसरे ड्राफ्ट के बाद में कई लोगों ने शिकायतें की कि इसमें दुनिया के कई सारे संविधानों की नकल की गई है और इस आलोचना का जवाब देते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दुनिया में जब पहला संविधान लिखा गया उस वक्त को अब 100 सालों से भी ज़्यादा गुजर चुके हैं। इसके पश्चात और उस दौरान भी कई सारे देशों ने अलग अलग संविधान लिख लिए थे। इसी वजह से अब एक नया संविधान लिखने के लिए हमारे पास पहले से ही कई सारी चीज़ें मौजूद है और उन्हीं में से हमने अपने संविधान के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चुनी है। इसलिए हमें इस बात पर हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि हमने दुनिया के कई सारे देशों के अनुभवों को मिलाकर अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाया जो भारत देश के लिए सही साबित हो सकता है। इसके पश्चात 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के हर भाग पर जमकर बहस हुई और अंत में जाकर हमारे संविधान का प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। इस बहस के दौरान आने वाले सुझावों पर विचार करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी ने कई सारे बदलाव किए और एक फाइनल ड्राफ्ट असेंबली के सामने पेश किया गया। आखिरकार 3 रीरीज के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया और भारत को एक सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश घोषित कर दिया गया। इस पूरे काम में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने लगभग 3 सालों का वक्त लिया था। संविधान सभा द्वारा इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाए जाने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान सिर्फ आपको यह बता सकता है कि हमारे सांसद और मंत्रिमंडल का चुनाव कैसे होगा और हमारी जुडिशरी किस तरह से काम करेगी, लेकिन ये संविधान कितना काम का रहेगा इसकी सारी जिम्मेदारी देश के नागरिक पर और यहाँ के राजनीतिक पार्टियों पर होगी। फिर अंत में जाकर 24 जनवरी 1950 को इस कॉन्स्टिट्यूएंट पर संविधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए और वही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आखिरी दिन बना। हमें ये बात जाननी चाहिए कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग केवल इस देश के सबसे बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे, बल्कि उनमें महान देशभक्त
आज़ादी की लड़ाई के सिपाही, कानून के जानकार और विद्वान लोग भी शामिल थे। ये अपने आप में एक कारनामा था कि इन लोगों ने 3 सालों से कम वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाकर तैयार कर दिया था। भारत का संविधान एक ऐसा देश का संविधान था जहाँ पर कदम कदम पर भाषा और संस्कृति बदलती है। इसमें सभी को एक साथ शामिल करते हुए एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें इस देश के हर तबके के लोगों को बराबर का हक मिल सके। यहाँ तक कि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद भी हमने उसमें बदलाव करने की जगह छोड़ दी थी, जिससे आगे भी ज़रूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी चीज़ें जोड़ी जा सके और बिना काम की चीज़ें निकाली जा सके।